हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक चीज़ जो मुझसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम CUT बीएड में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का क्या रोल है। देखो, पहली चीज जो CUT बीएड है ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस वाला, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के जो बीएड का सिलेबस है, अगर NTA द्वारा जो अपलोड किया गया उसको आप देखो तो सिलेबस के नाम पे पता है क्या दिया है? पार्ट बी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? पार्ट बी ऐसे लिख दिया है। एंड पार्ट बी में पता है क्या लिख दिया है? यहाँ लिख दिया है हिस्ट्री, ठीक है, और लिख दिया है ज्योग्राफी, ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स ऐसे नाम लिख दिया है, पॉलिटी लिख दिया है, और एक छोटा सा शब्द लिख दिया है कॉमर्स। और बस यही कह दिया कि भैया यही है आपकी सिलेबस। तो फिर सिलेबस को कैसे डिजाइन किया जाए? है ना बड़ा टास्क, क्योंकि आपको पता है हम सब उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं कि सिलेबस क्या है, उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर सिलेबस ही ना मेंशन हो NTA द्वारा? तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे PYQ का क्या रोल है आपके CUT बीएड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कैसे PYQ का रोल है। सबसे पहली चीज आपको पता है कि जब सिलेबस है ही नहीं, बस नाम लिख दिया गया है सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न देखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQ। क्योंकि अदर सब्जेक्ट में या अदर डोमेन में या अदर स्पेसिफिक कोर्स में देखा जाए तो पूरा सिलेबस मेंशन है, लेकिन बीएड में पूरा होल सिलेबस होलिस्टिक वे में नहीं है, डिटेल में नहीं है। और उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा? डिटेल एनालिसिस किस चीज़ का? PYQ का। इसलिए 2022, 23, 24 का PYQ उठाइए एंड सबसे पहले उसको देखिए कैसे। देखने के बाद आपने देखना क्या है? देख तो लिया, अच्छा ये पेपर है, अब आप समझिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या कह रहा है, क्योंकि वो आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि आगे लुक फॉरवर्ड क्या होगा। एक स्ट्रक्चर बताते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, मार्किंग स्कीम क्या थे, टाइम क्या मिला था, ये ढेर सारी चीजें कौन बताता है? PYQ बताता है। इसीलिए PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। दूसरी चीज, इतना बड़ा सिलेबस, 4 चीजें, मतलब मैं ये कहूँ कि आपको कॉमर्स भी आना चाहिए भले आप ह्यूमैनिटी के हो, आपको सोशल साइंस भी आना चाहिए भले आप कॉमर्स के हो, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और आई नो ये रियलिस्टिक वे में पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आप दोनों चीज़ को पहले से ना पढ़ रहे हो सकता है कि आप सिर्फ ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स आपके लिए एक बहुत नई चीज़ है। और कॉमर्स में भी 2 सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक्स तो कॉमन है, उसके अलावा BST एंड अकाउंटेंसी, तो ये आपके लिए कॉमन नहीं है। आई नो रियलिस्टिक लेवल पे अगर देखा जाए, इन रियल देखा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने वास्ट सिलेबस को कैसे हम कवर करें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? स्मार्टर बन सकते हैं। अब स्मार्टर बनेंगे कैसे? स्मार्टर बनने के लिए आपको चाहिए PYQ का एनालिसिस, इनसाइट कि PYQ कहना क्या चाह रहा है आपसे। जब ये पता लगा लेंगे कि PYQ आपसे क्या कहना चाहता है, तब तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत ऑब्वियस हो जाएंगी। और इसलिए आप एग्ज़ाम पैटर्न को सबसे पहले देखिए, उसके बाद आपने PYQ को देखा और उसके बाद आप उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सेम टॉपिक रिपीट हुआ है। फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक्स की मैं बताऊं तो कॉप डगलस का एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया, अगेन 2024 में भी आया, उससे एक क्वेश्चन देता है। तो जब ये पता चल गया कि इससे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब वो टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उस टॉपिक को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करना? आइडेंटिफाई कर लेना। जैसे ही हमने टाइम टॉपिक आइडेंटिफाई किए, आप टाइम मैनेजमेंट करिए। क्यों? अब आप सोचेंगे मैम टाइम मैनेजमेंट का PYQ के क्या रोल है? बहुत रोल है, क्योंकि PYQ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। आप कैसे सिखाएंगे? क्योंकि अब आप
स्पेसिफिक हो गए, पहले जनरल थे, जनरल से कहाँ आगे स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक हुए कैसे? क्योंकि इतना समंदर जैसे सिलेबस में आपको पता चल गया कि तालाब इतना ही बस पढ़ना है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने नोट डाउन किया है उसको आप टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है? जो स्पीड आपको रिक्वायर्ड है वो लाइए, ठीक है? और क्या कितने सेक्शन को टाइम देना है उसको देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन 4 सेक्शन में कोई एक सेक्शन आपका वीक हो, बाकी 3 स्ट्रांग हो। चलिए मैं मान लेती हूँ कि 2 सेक्शन आपका वीक है, 2 तो स्ट्रांग होगा, और उस चीज़ के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट देना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करके। अगर आपकी किसी चीज़ में स्ट्रेंथ है तो वीकनेस पे फोकस करिए, क्योंकि वीकनेस आपको डुबोता है। स्ट्रेंथ तो आप है उसको थोड़ा सा पढ़ोगे हो जाएगा, लेकिन वीकनेस को इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर और काम करेंगे, ठीक है? और अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे और टाइम मैनेजमेंट को, टाइम टेबल को, स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस आएगा। और ऑटोमेटिक जब कॉन्फिडेंस आए फिर आप एक बार फिर से किसी 1 साल का PYQ उठाइए एंड प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। जब हम प्रैक्टिस चालू करते हैं ना किसी PYQ का, तो ऑटोमेटिक हमें पता चलता है कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है? जैसे कि हमने कहा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करिए, उसके बाद क्वेश्चन ट्रेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन ट्रेंड का मतलब है कि हर बार 2023 के और 24 के पेपर में क्या अंतर है, या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत सिमिलर होंगी, या कुछ ऐसा पेपर ट्रेंड होगा जो सेम पैटर्न का होगा कि 5-6 मैचिंग दे दिया, 6-7 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन के लिए दे दिया, 10-12 क्वेश्चन नॉर्मल दे दिया, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन दे दिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। तो हमें समझना होगा ना, और समझ के क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन ट्रेंड को अडॉप्ट करना है, क्योंकि आपको समझना होगा कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर हम उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में किसी के पास फ़ोन नहीं है तो आप क्या कहते हो, बहुत ओल्ड एज है, पुराने ख्यालात, ओल्ड थिंकिंग, स्टीरियोटाइप्स कहते हो ना, सेम आपके साथ भी अप्लाई होता। अगर आप पेपर ट्रेन के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, और ये आपके लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, जितने पास्ट ईयर के पेपर्स हैं लगभग 5 से 7 साल, CUET BED नहीं था तो भी जो भी BED था, ठीक है, जैसे UP BED का पेपर एनालिसिस करिए और उसको देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। BED तो BED होता है, ठीक है, उसके पहले अगर BHU BED था तो उसके पेपर को एनालिसिस करिए, खराब चीज़ तो नहीं है ना, उसको गैदर करिए इन्फॉर्मेशन को एंड समझने की कोशिश करिए कि क्या उस समय ट्रेंड था क्वेश्चन का और इस समय के क्वेश्चन के ट्रेंड में क्या अंतर आया है, ठीक है? रिकॉग्नाइज करिए क्वेश्चन को, कैटेगराइज करिए। अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो उसको इकोनॉमिक्स में रखिए, अगर पॉलिटी से रिलेटेड है उसको पॉलिटी वाले कंटेंट में रखिए एंड समराइज करके आप एक एक टॉपिक का स्ट्रैटेजी बनाइए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है? अगर आपने बना लिया है तो क्वेश्चन को अब क्या करना है, ऑब्जर्व करिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन याद करने वाला है, रटने से काम हो जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे है जिसमें हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़े, या तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है जिसमें हमको थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपने फोकस रहना है, ठीक है? इसके अलावा टॉपिक वाइज वेटेज देखिए, सेक्शनल जो वेटेज है उसको देखिए और फिर अपने टाइम को सिमुलेट करिए। इसका मतलब ये होता है कि पहले खुद को भी टाइम दीजिए। खुद को टाइम देना इतना ज़रूरी है कि समझ लीजिए आप 24 घंटा में से 24 घंटा बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, बहुत मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते। हम बहुत बड़ा टास्क तो नहीं करा रहे, ऑब्वियस सी बात है नहीं करा रहे, ठीक है? उसके अलावा देखो पढ़ते तो हम सिर्फ 2 ही 3 घंटे, डिस्ट्रैक्शन, किसी का एक नोटिफिकेशन आया तो हम कॉल उठा लेते हैं, मैसेज आया तो मैसेज का रिप्लाई देने लगते हैं, यानी कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। चाहे फैमिली की प्रॉब्लम हो गई या फिर फैमिलीज की प्रॉब्लम नहीं भी है तो किस चीज़ की प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइप के फोन्स के डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों के डिस्ट्रैक्शन, लेकिन है ज़रूर, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही पता चला कि डिस्ट्रैक्शन वीक एरिया, जिस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हटाइए, पैटर्न समझिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाइए एंड मॉडल आंसर का रिव्यू करिए। जैसे कुछ 2-4 क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए जो आपको लगता है कि आपके लिए डिफिकल्ट है,
एंड उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए अपने रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यू को, फिर ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि क्या आप में इम्प्रूवमेंट आया है, और इससे क्या होगा, अगेन आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, इससे स्ट्रेटजी इनहेंस होगी, अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड टाइम टू टाइम अगर आपको लगे कि ये हमको रीशेड्यूल करना है, रीप्लान करना है, तो करिए, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी कर पाएंगे जब आपको पीवाईक्यू का आइडिया हो। इसलिए पीवाईक्यू का आइडिया आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, रियल एग्जाम के बारे में पता चलेगा, अपने टाइम को पर क्वेश्चन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक माइलस्टोन सेटअप करेंगे कि आज ये चीज़ हमको पूरा खत्म कर देना है, या आज ये टॉपिक खत्म कर देना है, छोटा टारगेट, या फिर एक सप्ताह में एक डोमेन तो हम खत्म कर देंगे, हिस्ट्री खत्म कर देंगे। ठीक है, स्पीड पे काम करिए और ये ढेर सारी चीज़ों को कलेक्टिवली लेके चलिए। हम कभी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो चारों से क्वेश्चन आएंगे, है ना, और चारों का सब्जेक्ट आपको पता है कितना डीप और कितना वास्ट है। तो पीवाईक्यू आपको एक रास्ता दिखाता है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी रास्ते पे चलना आपका काम है। उम्मीद है कि आप पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक पीवाईक्यू का सैंपल लेके आई हूँ, जैसे ये लिखा है ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिससे ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट को कैलकुलेट किया जा सकता है? अब बताओ, ये है ना आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ये 2024 का क्वेश्चन। अब इस 2024 के क्वेश्चन को आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है? और इससे ये आपको पता चल गया कि डेफिसिट से क्वेश्चन आए, और डेफिसिट किसमें, बजट में है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट में ग्रॉस डेफिसिट की बात कर रहा है। इसका मतलब बजट का टॉपिक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन ऐड कर दिया, हालांकि मेरा मेन मोटो सोल्यूशन आपको देना नहीं था, आपको समझाना था। ठीक है, इसके अलावा ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से है, जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया है। इससे क्या पता चला कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके मतलब इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत ऑब्वियस सी बात है, और इसलिए आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर एनटीए ने क्लियर सिलेबस मेंशन नहीं किया है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पीवाईक्यू को जितना ज़्यादा हो सके वैल्यू दीजिए, एनालिसिस करिए एंड टॉपिक को नोट डाउन करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे एंड उस पर फोकस करिए। बस इसी के साथ मैं आपकी इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, करेंगे तभी आपको एक रास्ता मिल पाएगा जिससे आप क्लियर आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद है कि आप करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसी बात के साथ हम इस कहानी कथा को ख़त्म कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सिंसियर होकर काम करेंगे। इसके अलावा आपको लगता है कि हमको गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझसे नहीं होगा बीएड, सीयूईटी बीएड का हमको चाहिए मेंटरशिप, तो मालवी एकेडमी अपना लेके आ गया उमंग बैच। आप हमारे साथ मालवी एकेडमी के ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपने क्या करना, मालवी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना और वहाँ पे जाके कोर्स को लॉगिन करके ज्वाइन कर लेना है। फिर हम आपसे वहाँ पे मिलते रहेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ को सीरियस लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।